स्वागत है आपका द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह दुनिया के तमाम देश भारत की डिप्लोमेसी के आगे फेल हो चुके हैं और अब यमन में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत की तरफ मदद भरी निगाहों से देख रहे हैं। देखेंगे तिक्रिक की जमीन से कौन सा खौफनाक सच बाहर आया है। जानेंगे इस्लामिक स्टेट की एक और बेदर्द हरकत के बारे में। इसके अलावा बराक ओबामा और फर्स्ट लेडी की मस्ती भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरों के साथ। तेलंगाना के वरंगल में 5 कैदियों को आज पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें आईएसआई का एजेंट विकायुद्दीन अहमद भी शामिल है, जिस पर कई आतंकी वारदात में शामिल होने का आरोप है। मुठभेड़ में मारे गए बाकी कैदी भी विकायुद्दीन के साथी बताए गए हैं। विकायुद्दीन को 14 जुलाई 2010 को 5 साथियों के साथ हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2008 में पुलिस वालों पर हमला करने के बाद विकायुद्दीन फरार हो गया था और इस हमले में 2 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। विकायुद्दीन पर 2007 में अहमदाबाद में भी एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या का आरोप है। हैदराबाद की मक्का मस्जिद ब्लास्ट के बाद हुई पुलिस फायरिंग का बदला लेने के लिए विकायुद्दीन पुलिसकर्मियों पर हमला करता। यमन में पिछले कई दिनों से बिगड़े हुए हालात के बीच भारतीय सेनाएं लगातार लोगों को वहां से निकालने में जुटी हुई हैं। भारतीय सेनाएं न सिर्फ भारतीय नागरिकों को बल्कि वहां फंसे विदेशी नागरिकों को भी युद्धग्रस्त इलाकों से बाहर ला रही हैं। यमन की पोर्ट सिटी होदीदा से सैकड़ों की संख्या में प्रवासियों को भारतीय सेना ने बाहर निकाला। वहां से निकाले गए लोगों में 650 भारतीय नागरिक, 55 चीनी नागरिक, 43 पाकिस्तानी नागरिक और 43 श्रीलंकाई नागरिक शामिल हैं। इससे पहले भी भारतीय नौसेना ने युद्ध में फंसे सैकड़ों विदेशी और भारतीय नागरिकों को यहां से बाहर निकाला है। पाकिस्तान ने मौत की सजा पाए 2 कैदियों को मंगलवार को फांसी पर लटका दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान में फांसी देने पर लगाई गई रोक गत दिसंबर में हटाए जाने के बाद से फांसी पर लटकाए गए कैदियों की संख्या यहां पर 68 हो गई है। इन दोनों कैदियों को पंजाब प्रांत में फांसी दी गई है। पाकिस्तान ने फांसी देने पर लगी रोक पेशावर में आर्मी स्कूल पर तालिबान के हमले के बाद हटाई थी। इस हमले में 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मारे गए लोगों में ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। शुरू में सिर्फ आतंकवादी मामलों में फांसी दी जा रही थी, लेकिन बाद में फांसी की तामील सभी अपराधों के कैदियों पर हो गई है। इराक के तिक्रिक में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों मारे गए 1700 इराकी सैनिकों की 12 संदिग्ध कब्रगाह मिली है। हाल ही में एक माह के घमासान के बाद तिक्रिक को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आजाद कराया गया। माना जा रहा है कि ये जून में मारे गए उन इराकी सैनिकों की कब्रें हैं जिन्हें अमेरिकी अड्डे के बाहर पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। इस जगह के नजदीक कभी अमेरिकी सेना का कैंप हुआ करता था। इनमें से कुछ कब्रगाहें तो पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंशियल परिसर में हैं, जिसे आईएस ने पिछले साल तिक्रिक में अपना मुख्यालय बना लिया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में यारमुख शिविर में फलस्तीनी शरणार्थियों के हालात पर चिंता जताई है। सुरक्षा परिषद का मानना है कि इस शिविर में फंसे 18,000 फलस्तीनियों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे में उन तक मदद पहुंचाने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों ने 1 अप्रैल को इस शिविर का हमला किया था। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और जॉर्डन की राजदूत दीना कंवर ने लोगों की सुरक्षा और उनके लिए मानवीय सहायता अपील की है। चीन के दक्षिण पूर्व में मौजूद फुजियान प्रांत के एक केमिकल प्लांट में हुए धमाके में से भयानक आग लग गई है। धमाका जांगजू प्लांट में हुआ है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इस हादसे में एक शख्स घायल हुआ है। प्लांट में पैराक्सिलिन बनाया जाता है, जो एक ज्वलनशील रसायन है जिसे पॉलिएस्टर और प्लास्टिक की चीजें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। चीन में स्थानीय लोग इस तरह के प्लांट बनाने का विरोध करते रहे हैं और पिछले साल गुआंगडोंग में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। उत्तर पूर्व नाइजीरिया में बोको हराम का कहर जारी है। बोको हराम के जिहादी लड़ाकों ने बोनो प्रांत में सिलसिलेवार हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 20 लोग मारे गए हैं। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ जगहों पर लगभग हर इमारत में आगजनी की गई है। उनका ये भी कहना है कि कई लोगों को गोली मार दी गई या जिंदा जला दिया गया। कैमरून की सीमा से सटे 2 गांव में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। नाइजीरिया, कैमरून, चाड और नीजर में बोको हराम के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई है, जिसमें उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा है।
इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों की ओर से पैदा होने वाले जबरदस्त खतरों से निपटने के लिए मलेशिया की संसद ने एक बड़ा एंटी टेररिज्म विधेयक पारित किया है। हालांकि विपक्षी नेता इसे नागरिक अधिकारों के खिलाफ कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। मलेशियाई संसद में 15 घंटे तक चली तीखी बहस के बाद संसद ने आतंकवाद रोकथाम विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है। ये विधेयक आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को सालों तक बंधक बनाकर रखने और उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की अनुमति देगा। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला गैटरूड वीवर का निधन हो गया है। वो 116 साल की थी और पिछले हफ्ते ही उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला घोषित किया गया था। वीवर निमोनिया से पीड़ित थी। इससे पहले दुनिया की सबसे ज्यादा उम्रदराज शख्स के तौर पर जापान के मिसायो ओकावा का पिछले बुधवार को निधन हो गया था। वो 117 साल की थी। इसी के बाद आधिकारिक रूप से ओकानस की गैटरूड वीवर को सबसे उम्रदराज शख्स घोषित किया गया था। वीवर शनिवार को बीमार पड़ी थी और उनका सिल्वर ऑक्स हेल्थ एंड सेंटर में निधन हो गया। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिंशुआ प्रांत में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 लोग जख्मी हो गए हैं। चीन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक 38.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं गुआंग शहर के वुशेंग काउंटी में चली। मिली जानकारी के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से 14,500 मकानों और 3,000 हेक्टेयर खेती की जमीन को नुकसान पहुंचा है। यातायात, बिजली आपूर्ति और संचार भी प्रभावित हुआ है, जिसमें करीब $1.92 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो ये तो थी दुनिया की 10 बड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे। यमन वो देश जहां इस वक्त जिस भी देश के नागरिक फंसे हैं, उन देशों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। लेकिन भारत अकेला वो देश है जो न सिर्फ अपने नागरिकों को सुरक्षित ला रहा है, बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी उनके वतन पहुंचा रहा है। भारत की कूटनीतिक सफलता ही है। यमन में इतने बुरे हालात के बाद भी वहां से भारतीय नागरिक वापस आ रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि विकास के मामले में हमसे मीलों आगे जा चुके देश भी मदद के लिए भारतीय सेना का मुंह देख रहे हैं, क्योंकि जो हमारी सेना ने कर दिखाया है वो फख्र की बात है। जो दुनिया में कोई न कर सका, जहां जिंदगी दम तोड़ रही थी, वहां हिंदुस्तान का हौसला पहुंचा। न अपना न पराया देखा, मौत के देश से जिंदगी को निकालते हीरो। अदन के अंदर दिक्कत थी, अदन के अंदर क्योंकि फाइटिंग चल रही थी, किसी को नहीं पता था कौन किसके ऊपर गोली चला रहा है, तो इसलिए शिप को दूर रखना पड़ा। हमसे पहले 2 दिन पहले एक चाइनीज शिप गया था, उसके ऊपर किसी ने गोली फायर की थी, इसलिए हमने अपने शिप को थोड़ा सा दूर रखा। और क्योंकि फाइटिंग चल रही थी छोटी बोट्स में, पोर्ट अथॉरिटी के साथ समन्वय करके उनको हम अपने शिप तक लेकर। और हालत इतने खराब है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे रूम से। इतना परेशान थे हम लोग भी, रात की नींद उड़ गई थी हमारी भी। हर 2 मिनट में गोली बम की आवाज सुनाई देती रहती है। मौत को बहुत करीब से देखा है। वहाँ पे 1 हफ्ता बिना खाए पिए रहे हम लोग। 3-4 रात हमने पोर्ट पे गुजारा, बिना खाए रहे वहाँ पे। हर एक इवैक्यूएशन इज यूनिक, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि वी आर वर्किंग विद ह्यूमन बीइंग्स and every human being is very important. अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस सहित दुनिया की 26 देशों की ये वो लिस्ट है जो आज भारत से अपनों की जिंदगी की सलामती के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। यमन में चल रहे संघर्ष के बीच फंसे हजारों भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। भारत की कोशिशों का ही नतीजा है कि ऑपरेशन राहत के तहत अब तक यमन से 3,500 भारतीय सुरक्षित वतन वापस लौट आए हैं। भारत के इस अभियान का लोहा अब पूरी दुनिया ने मान लिया है और यमन से अपनों की घर वापसी के लिए कई देश भारत की तरफ मदद की नजर से देख रहे हैं। दोस्ती की मिसाल कायम करते हुए भारत सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि अमेरिका सहित दूसरे देशों के नागरिकों की हर संभव मदद की जाएगी। We never miss anybody, even though my husband is still there. They made me feel so comfortable, like brothers here, and whatever they could do for us, it was like more than what they expected, at least for me.
and I think everybody agrees to that. Yes. ऑपरेशन राहत को कामयाब बनाने के लिए सऊदी अरब ने भारत का साथ दिया। जब किसी देश में युद्ध जैसे हालात होते हैं तो मुश्किल परिस्थितियों में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं होता। भारत अपने नागरिकों को बम धमाकों और भारी गोलाबारी के बीच देश वापस लाने में कामयाब रहा। वैसे भी किसी वॉर जोन में फैसले लेने में देरी कतई नहीं की जा सकती। इसी बात का ख्याल रखते हुए भारत सरकार ने बाकायदा विदेश राज्य मंत्री को इस अभियान में लगाया ताकि वो खुद ऐसे हालात में जरूरी फैसले ले सके। यही वजह है कि खुद विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस पूरे अभियान की अगुवाई की और यमन में भारतीयों को एक एक करके सुरक्षित वतन भेजने में अहम भूमिका अदा की। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि यमन के अभियान में किसी भी तरह की देरी नहीं की गई, क्योंकि अगर ऑपरेशन राहत में जरा सी देरी हो जाती तो इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता था। यमन के अंदर हमने जनवरी के महीने में वार्निंग दी थी, लेकिन अमूमन होता ही है कि हमारे लोग आखिरी मिनट तक वेट करते हैं। अब जब हालत खराब होने लगी है तो सब लोग निकलने के उसमें, अभी तक हमने तकरीबन 2500 आदमी निकाल दिए। आज तकरीबन 1000 और आ जाएंगे रात तक, तो 3-3,500 लोग हम निकाल लेंगे। भारत की तटस्थता की नीति ने हमेशा ही भारतीयों को सकुशल वापस लाने में मदद की है। ये नीति न सिर्फ ऐसी परिस्थितियों में फंसे लोगों को भारत वापस लाने में मदद करती है, बल्कि स्वदेश में भी भारत को किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। भारत ने इराक में खूनी घमासान के बीच भारतीयों को वापस लाने में जबरदस्त सफलता पाई थी। 2011 में भारत ने लीबिया और 2006 में लेबनान में भी राहत कार्य को कुशलता से अंजाम दिया था। आपको बता दें कि भारत ने 3 पाकिस्तानी नागरिकों को भी यमन के अल हुदैदा से INS सुमित्रा से वापस सुरक्षित पाकिस्तान पहुंचाया है। खास बात ये भी है कि पाकिस्तान ने भी 11 भारतीय नागरिकों को अपने विमान से सुरक्षित वापस भारत पहुंचाया था। हालांकि यमन के वार जोन में अभी भी 4000 भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें से 1000 महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी यमन के ही नागरिक से हुई है। अब भारत सरकार की अगली प्राथमिकता इन सभी लोगों को सुरक्षित भारत पहुंचाने की है, क्योंकि जब तक आखिरी भारतीय को यमन से बाहर नहीं निकाल दिया जाता और भारत से मदद मांगने वाले देशों की चिंताएं दूर नहीं हो जाती, भारत राहत की सांस नहीं लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक का तिकरित शहर कुछ दिनों पहले ही इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आजाद कराया गया है, लेकिन इस शहर को जिस हाल में इस्लामिक स्टेट ने छोड़ा है वो देखकर इराकी सैनिकों के आंखों से आंसू छलक पड़े। तिकरित शहर में कुल 12 कब्रगाहें मिली हैं। इन कब्रगाहों में इराक के सैनिकों के 1700 शव दबे हुए हैं। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट अपने साथियों के साथ शवों की जांच के लिए गया तो आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि जाबाजों की घुटन का अंदाजा उन्हें हो चुका था। जो हाथ अपनी जमीन को बचाने के लिए उठे थे उन्हें छलनी कर दिया गया। जो पांव दुश्मनों को खदेड़ने के लिए दौड़े थे उन्हें तोड़ दिया गया। जो वर्दी अपनी जमीन की रक्षा के लिए पहनी थी उसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया गया। ये वो सच है जो महीनों बाद तिकरित की जमीन खोदकर बाहर आया है। न जाने कितनी माओं का इंतजार खत्म हुआ, जाने कितनी बूढ़ी आंखों पर पड़े पत्थर हट गए, लेकिन इस तरह से हटेंगे ये किसी ने सोचा तक नहीं था। जब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग मिट्टी में दबे इन शवों को बाहर निकालने लगे तो वो खुद भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। न जाने किस घुटन में मरे होंगे वो जाबाज जिन्होंने इस्लामिक स्टेट के क्रूर हैवानों का सामना किया था। वो निशान आज भी तिकरित में जगह जगह मिल रहे हैं। इराक के तिकरित में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हाथों मारे गए 1700 इराकी सैनिकों की 12 संदिग्ध कब्रगाहें मिली हैं। हाल ही में 1 महीने चले घमासान के बाद तिकरित को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आजाद कराया गया है।
माना जा रहा है ये जून में मारे गए उन इराकी सैनिकों की कब्रें हैं जिन्हें अमेरिकी अड्डे के बाहर पकड़ा गया और फिर मार दिया गया। इस जगह के नजदीक कभी अमेरिकी सेना का कैंप हुआ करता था। इनमें से कुछ कब्रगाह तो पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के प्रेसिडेंशियल परिसर में है, जिसे आईएस ने पिछले साल तिक्रित में अपना मुख्यालय बना लिया था। साल 2014 के जून में इस्लामिक स्टेट की ओर से सोशल मीडिया पर ज्यादातर इराकी सेना के एक खास समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सैनिकों को मारने की तस्वीरें डाली गई थीं। चरमपंथी मारने से पहले उनके धर्म और समुदाय की जांच करते थे। खुदाई के बाद शवों की शिनाख्त के लिए डीएनए परीक्षण का सहारा लिया जाएगा। ये दिल दहलाने वाली तस्वीर महज तिक्रित की है। अब भी इराक का सबसे बड़ा शहर मोसूल इस्लामिक स्टेट के कब्जे में है, जिसे आईएस से आजाद कराना इराकी और अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि न जाने कितनी सिस्कियां वहां भी दबी पड़ी हैं। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस्लामिक स्टेट के कहर की दास्तान यही नहीं खत्म हो जाती। ये बर्बर आतंकी समूह जहां भी जाता है अपने पीछे तबाही और बर्बादी की चीखें छोड़ जाता है। इस संगठन की ताजा निर्ममता का शिकार फलस्तीनी नागरिकों का शरणार्थी शिविर बना हुआ है। 1 अप्रैल को इस्लामिक स्टेट ने दमिश्क के दक्षिणी इलाके में मौजूद यारमौक कैंप पर हमला किया, जिसके बाद यहां मौजूद शरणार्थियों की रातें आंखों में कटती हैं और दिन अपनी सलामती की दुआ करते हैं। ये वो यारमौक कैंप है जहां हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी अपने दिन गुजार रहे हैं। घर उजड़ जाने के बाद यही उनका एकमात्र सहारा है, लेकिन इस्लामिक स्टेट के कहर के बाद इस कैंप में रहना भी दूभर हो चुका है। वो दीवारें तोड़ रहे हैं और लड़ाई हो रही है। हम कुछ नहीं जानते। जब वो नजदीक आए तो लगा दाइश महिलाओं और बच्चों को मार रहा है। जब सीरियाई सेना आई तो वो हमें दूसरी जगह ले गई जहां हम सुरक्षित थे। उन्होंने कैंप से बाहर जाने के लिए सड़क भी सुरक्षित की। न तो इनकी जान की गारंटी है और न ही इनकी सुरक्षा की। इस्लामिक स्टेट इस पुराने कैंप में धावा बोल चुका है और यहाँ मौजूद शरणार्थी अपनी जान की खैर मना रहे हैं। जो कुछ भी इन लोगों ने बताया वो वाकई हैरान कर देने वाला था। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन हमने सुना है कि वो सभी युवकों के सिर काट रहे थे। उन्होंने मस्जिद से कहा कि सभी नागरिक कैंप छोड़ दें, लेकिन हमने यकीन नहीं किया, क्योंकि हमने सुना कि जो बाहर आया उसे उन्होंने मार दिया। हमने ये भी सुना कि उन्होंने कुछ नौजवानों का अपहरण भी किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया की राजधानी दमिश्क के यारमुक शिविर में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हालत पर चिंता जताई है। 15 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और जॉर्डन की राजदूत दीना कंवर ने लोगों की सुरक्षा और उनके लिए मानवीय सहायता की अपील की है। Members of the Security Council expressed deep concern regarding the grave situation in Yarmouk camp. शिविर की गंभीर हालत पर चिंता जाहिर की है। सदस्यों ने इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा की तरफ से 18,000 नागरिकों के खिलाफ किए गए अपराधियों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को दंड मिलना चाहिए। सदस्यों ने कैंप में मानवीय सहायता पहुंचाने की बात कही है और लोगों की जान बचाने, उनके सुरक्षित आने जाने और उन्हें निकालने की अपील की। कुछ फिलिस्तीनी वहां से भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन ज्यादातर अभी भी इस लड़ाई को झेल रहे हैं। सीरिया में इस लड़ाई को 4 साल हो चुके हैं और इसमें तकरीबन 2 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों का इस संघर्ष से कोई सीधा वास्ता नहीं है और यारमौक कैंप उन फिलिस्तीनियों के लिए बनाया गया था जो साल 1948 में अरब इजराइल युद्ध से बचकर सीरिया आ गए थे। सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने से पहले इस शिविर में लगभग 1.5 लाख शरणार्थी रहते थे, लेकिन अब वो हजारों में ही बचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
चलिए अब आपको दिखाते हैं मिस्टर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा की ईस्टर मस्ती। व्हाइट हाउस में जब ईस्टर एग रोल सेरेमनी हुई तो यहाँ अलग ही नजारा दिखा। मिस्टर प्रेसिडेंट काफी इनफॉर्मल मूड में थे तो फर्स्ट लेडी मिशेल बेहद एनर्जेटिक घर में आए हुए थे। खूब सारे मेहमान और पूरी ओबामा फैमिली उनके साथ मगन थी। Of the First Ladies. Hello, everybody. And, this is always one of our favorite events. We hope you guys are having fun. Let's move! You're running the show. Let's go. इसके साथ द वर्ल्ड टुनाइट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।